सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां एक धमाके से हड़कंप मच गया। खबर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से आई है, जहां एक घर में अचानक से धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। धमाका धोलाहाट इलाके में एक घर में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। यहाँ के दक्षिण 24 परगना में घर में ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर है। 4 बच्चे भी शामिल हैं। जब हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धमाका और पूरी घर को आग ने अपनी जद में लिया। अब कहा यह जा रहा है कि सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ है, इसका शक है। धौलाहाट इलाका ये है। एक घर में धमाका हुआ, जिसके बाद लोगों की आवाज आप सुन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की गई तो ये जानकारी हाथ लगी। ये शक पुलिस वालों को भी हुआ है कि सिलेंडर फटने के बाद ये आग यहां पर लगी होगी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। 4 बच्चे भी शामिल, 7 लोग कुल जिनकी जान गई है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जबरदस्ती विस्फोट, जिसके बाद धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दक्षिण 24 परगना से ये खबर आई है, अचानक से घर में आग लगी। 7 लोगों की मौत इस आग में जलने से हो गई। 4 बच्चे भी शामिल हैं एक ही परिवार के। धमाका जो हुआ है वो धौलाहाट इलाके में हुआ। सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ और उसके बाद यहां पर अग्निकांड में 7 लोगों की जान चली गई और उसके बाद रोते बिलखते लोग वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि घर में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर में धमाका हुआ होगा और उसके बाद पटाखों में आग तेजी के साथ फैली होगी। ये पुलिस को शक है। ये काला धुआं किस तरीके से वहां पर उठ रहा है। एक घर धौलाहाट इलाके में जहां अचानक से धमाका हुआ और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस यहां पर पहुंचती है। जांच पड़ताल की जाती है तो ये जानकारी हाथ लगती है कि 7 लोग एक ही परिवार के इस हादसे का शिकार हो गए। 4 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का, जहां पर यह हादसा हुआ है और उसके बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ওই তো এখনো বোম ফাটছে, উঠছে তো এখনো। ভিডিও করো, দেখাচ্ছি তোমার। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। साउथ 24 परगना गैस सिलेंडर में धमाका और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर किस तरीके से बना है, ये तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। धुआं उठता हुआ, आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं और पूरा घर जल के राख हुआ। 7 लोग इसमें मारे गए हैं, 7 लोगों की जान गई है। 4 बच्चे भी ये बताए जा रहे हैं कि जो इस घर में मौजूद थे उनकी भी जान चली गई इस हादसे में। जबरदस्त धमाका हुआ, आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे, हड़कंप मचा। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। और इस बीच बताया जा रहा है कि घर में काफी मात्रा में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर धमाका हुआ और फिर पटाखों में भी आग लग गई, जिससे आग ने और विकराल रूप यहां पर ले लिया। लेकिन इस बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने हादसे पर अफसोस जताया और सवाल भी खड़े किए। कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने कुछ पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए बंगाल के डीजीपी से सवाल पूछते हुए लिखा है कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। अब सिलेंडर धमाका हुआ, इसका शक है पुलिस को, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से डीजीपी से सवाल किया गया है पश्चिम बंगाल के। उन्होंने लिखा है कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। इस पूरे हादसे के बाद अब सियासत किस तरीके से हो रही है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी को घेरती हुई बीजेपी आपको नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना में ये घर में ब्लास्ट हुआ। जिस घर में धमाका हुआ वहां पर काफी मात्रा में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर में धमाका होता है और उसके बाद पटाखों में आग भी लग जाती है। पटाखे होने की वजह से आग तेजी के साथ यहां पर फैली। अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष हैं, उन्होंने डीजीपी से सवाल पूछा है और उन्होंने लिखा है कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता सरकार को घेरते हुए शुभेंदु अधिकारी।
अब इस हादसे की जांच की जाएगी, असल वजह क्या रही, कैसे यह हादसा हुआ और पटाखे यहां पर क्यों और कब से बनाए जा रखे थे, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन इस पर अब सियासत हावी हो गई है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने डीजीपी को लिखा है, डीजीपी को लेकर कि आखिर ये क्रूड बम के ढेर में पश्चिम बंगाल क्यों बैठा हुआ है। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट उससे आपको रूबरू करवाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की खबर बरेली से है, जहां कल ईद के मौके पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव फैल गया और विवाद कहा जा रहा है प्रेम प्रसंग को लेकर यहां पर हुआ। मामले ने तूल पकड़ा और दोनों पक्ष आपस में यहां भिड़ गए। पथराव और मारपीट में कई लोग यहां पर घायल हुए हैं। बरेली के मुडिया अहमदनगर इलाके का ये पूरा मामला है। दो समुदायों के बीच भिड़ंत के बाद हड़कंप मचा। खबर मिलते ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। एक समुदाय के युवक द्वारा दूसरे समुदाय की युवती को भगा ले जाने की बात सामने आई और पहले तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन कहा सुनी होते होते नौबत पथराव, लाठी डंडों और मारपीट तक आ गई। मामला तब और बिगड़ गया जब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को उनके घर में घुसकर पीटना शुरू कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग और दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बरेली में तनाव, प्रेम प्रसंग का मामला, दो समुदाय आपस में भिड़ गए, दो गुटों में झड़प यहां पर हो गई। दो पक्ष जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी, उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति के चोट आई है। इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को, ये सरासर गलत है। अभी तक की जो जानकारी करी गई है, जो इसमें इंजर्ड हैं उनके किसी के भी फायर आर्म इंजरी नहीं है और इसमें कोई गोली चलने की घटना नहीं हुई है। इस गांव में पहले से 2 प्रधान जो एक ही समुदाय के हैं, उनके बीच में आपस में रंजिश रही है प्रधानी को लेकर और दोनों ने एक पक्ष को बढ़ावा दिया। इस प्रकरण में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। कल पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया गया और ईद पर बवाल सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में, कई शहरों में हुआ है। भाईचारे और प्यार का संदेश देने वाले त्योहार में कई जगहों पर तकरार देखने को मिली। मंजिल ईदगाह, मौका ईद, मकसद नमाज, लेकिन ये कैसा पैगाम? ये पोस्टर मेरठ में लहराया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में प्रशासन की तरफ से ईद के मौके पर सड़क पर नमाज की मनाही थी। तस्वीरें मुरादाबाद की है, जहां ईदगाह भर गई तो पुलिस को लोगों से लौटने की मिन्नतें करनी पड़ी क्योंकि भीड़ बेकाबू होने पर अनहोनी की आशंका थी। लेकिन नमाजी ईदगाह में ही नमाज पढ़ने पर अड़े थे, लेकिन जल्द ही विवाद को संवाद से सुलझा लिया गया। ईदगाह में जगह बनाई गई, बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। फिर तो जैसे भागम भाग मच गई। भीड़ न बढ़ी, ईदगाह में हालात बिगड़े नहीं, इसके लिए मुरादाबाद में भी हद से ज्यादा लोगों को रोका गया तो वो नाराज हुए। खबर सांसद रुचि वीरा को मिली तो वो भी फौरन मौके पर पहुंच गई। सियासी शोले भड़कते, इससे पहले पुलिस ने ईदगाह में जगह बनाई और बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी। जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए, उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाए। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है। सब लोग वापस चले गए। यूपी से चलिए बिहार, जहां जंग के मैदान में बदल गई ईदगाह। मंजर किशनगंज का है जो पश्चिम बंगाल से सटा है। यहाँ बिहार और बंगाल के नमाजी आपस में भिड़ गए। इस ईदगाह में बरसों पुरानी रवायत है, पहले बंगाली नमाज पढ़ते हैं फिर बिहार वाले,
लेकिन बंगाल के नमाजियों ने देर कर दी। ऐसे में बिहार के नमाजियों का सब्र जवाब दे गया और जो हुआ वो आपके सामने है। लाठी डंडे से एक दूसरे पर इतने वार हुए कि ईद का दिन युद्ध में बदल गया। नफरत की खेती से मुनाफे की फसल काटने वालों ने बिहार के हाजीपुर में भी माहौल खराब करने की कोशिश की। यहाँ ईदगाह के दरवाजे पर कुछ ऐसे नारे और शब्द लिख दिए जिससे लोग नाराज हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया। ईद के मौके पर राजस्थान के टोंक में भी बवाल हो गया। हुआ कुछ यूं, मालपुरा में ईद की नमाज जैसे ही पूरी हुई, नमाजी बाहर निकले और नारेबाजी करने लगे। अपने हिसाब से जुलूस निकालने पर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तय रास्ते से ही जुलूस निकालने को कहा। इस पर टकराव का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तनाव बढ़ने से पहले ही बवाल पर विराम लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर वक्फ बिल से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि वक्फ बिल कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है। आज से संसद के बजट सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है और कल वक्फ बिल पेश हो सकता है, ये कहा जा रहा है। आज सुबह होने वाली लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसको लेकर तस्वीर साफ होगी, लेकिन इतना तो तय है कि सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल सदन में, और इस बिल को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त की। कल पेश हो सकता है ये बिल, जिसको लेकर लगातार सियासत देश भर में कई जगहों पर विरोध भी, और 2 अप्रैल यानी कि कल संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। और इस बीच कल ईद के त्योहार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईद की नमाज को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी अपील पर वक्फ बिल के खिलाफ कई जगह नमाजी हाथ में काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। तीनों देश के अलग अलग शहरों की हैं। इनमें नमाज अदा करने आए लोग अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ विधेयक के विरोध में हाथ में काली पट्टी पहनने की अपील की थी, और जब सोमवार को नमाज अदा हुई तो दिल्ली, भोपाल और रामपुर में लोग बड़ी संख्या में हाथ पर काली पट्टी बांधकर आए। ईद के मौके पे हमने लगातार चल रहा है संशोधन को लेके काली पट्टी बांध के हमने विरोध प्रदर्शन किया है। जो सरकार संशोधन बिल लाने जा रही है उसका विरोध करते हैं हम। इससे पहले रमजान की आखिरी नमाज में भी इसी तरह का विरोध देखा गया था। कोई शिकवे शिकायत हो तो आज के दिन के दूर हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सैफुल्ला साहब आज इस पूरे माह रमजान को उन्होंने एक सियासी अखाड़ा बना दिया वक्फ बिल को लेकर के। उन्होंने अलविदा में कह दिया काली पट्टी लगाएं पूरे देश में। आखिर ये माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? वहीं इसको लेकर सियासी तपिश भी लगातार बढ़ रही है। विपक्षी दल मुखर होकर मोर्चा खोले हुए हैं। तरावी की नमाजों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल के 11 महीने भी हम इसी तरह से अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे और हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा भी करते जाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल दस्तूर हिंद के, भारत के आइन और संविधान के सरासर खिलाफ है। उसको न सिर्फ मुसलमान उससे जो है नाराज हैं, कि दीगर अदर माइनॉरिटीज क्लासेस जो है वो भी खफा है। बिहार में ईद के मौके पर जेडीयू वक्फ विधेयक का विरोध करती नजर आई। मैं अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से कि इस देश को दोबारा आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंकने का काम करें। बता दें कि बिहार में जेडीयू बीजेपी अलायंस पार्टी है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन वक्फ विधेयक को लेकर विचारधारा मेल नहीं खा रही है। उधर सरकार दलील दे रही है कि वक्फ संशोधन मुस्लिमों की बेहतरी के लिए है, लेकिन विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। ईद बहुत खुशी का दिन है, गले लगने का दिन है। कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधी जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 इंच वक्फ की जमीन छीनी नहीं जाएगी। हाँ, वक्फ की जायदाद पे आप कब्जा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बारे में दुष्प्रचार है। तो इसी तरह की कोशिश कांग्रेस समाजवादी पार्टी कर रही है, ओवैसी साहब की पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर वक्फ विधेयक को लेकर सियासी खींचतान जारी है और आने वाले 2 दिन इसको लेकर भारी है, क्योंकि चर्चा है कि इसी बजट सत्र में सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकती है। अब एक बड़ी खबर उत्तराखंड से भी आ रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों के नाम बदलने का फैसला लिया है।
हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया कि 17 जगहों के नाम अब बदल दिए गए हैं। 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, जहां के 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। देहरादून का मियांवाला अब रामजी वाला होगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों के नाम बदले गए हैं, नैनीताल में भी, उधम सिंह नगर में भी और देहरादून में भी। देखिए, हरिद्वार में औरंगजेबपुर जो पहले था अब शिवाजी नगर कहलाएगा। पहले जो गाजीवाली था हरिद्वार में अब आर्य नगर होगा। पहले चांदपुर अब ज्योतिबा फुले नगर कहलाएगा। मोहम्मदपुर जट जो है वो मोहनपुर जट अब से हो जाएगा। इसके अलावा खानपुर कुर्सली का नाम भी बदल दिया गया है। अंबेडकर नगर इसका नया नाम रख दिया गया है। इसके अलावा इंद्रेशपुर का नाम नंदपुर होगा अब के बाद से, और खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर कर दिया गया है। हरिद्वार जिले में किन जगहों के नाम बदले हैं? अकबरपुर, फाजलपुर का नाम विजय नगर होगा और आसफ नगर जो है वो देव नारायण नगर आज से कहलाएगा। इसके अलावा सलेमपुर राजपुताना शूरसेन नगर कहलाएगा। पहले नाम क्या था और अब क्या हो गया है? देहरादून में मियांवाला पहले जिसका नाम था अब रामजी वाला कहलाएगा। इसके अलावा पीरवाला का नाम अब केसरी नगर हो गया है। चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर रख दिया गया है। पहले अब्दुल्लापुर जो था अब दक्ष नगर कहलाएगा। किन किन जगहों के नाम देहरादून में बदले गए हैं ये उसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा नैनीताल में पहले नवाबी रोड जो नाम था अब अटल मार्ग होगा। पंचक्की से ITI मार्ग जो है अब गुरु गोलवलकर मार्ग कहलाएगा। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर जिला, यहाँ पर सुल्तानपुर पट्टी जो पहले था अब कौशल्यापुर इसका नाम रख दिया गया है। उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा फैसला। 4 जिले हैं जहां के 17 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। सुल्तानपुर पट्टी उधम सिंह नगर का कौशल्यापुरी अब से कहलाएगा। मियांवाला, रामजीवाला देहरादून का। इसके अलावा नवाबी मार्ग जो नैनीताल का पहले था वो अब अटल मार्ग कहलाएगा। ये बड़ा फैसला है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।